नमस्ते दोस्तों, मैं विपिन आप सबको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि इस चैनल पे क्लास 10th का साइंस चैप्टर अभी चल रहा है और अभी तक हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो जो न्यू स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को पहले चेक कर लें। वहां पे दोनों वीडियो का लिंक दिया हुआ है और आप घर में बैठे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। जो भी दिक्कत और परेशानी होगा आप कमेंट्स की मदद से पूछने का कोशिश करें। तो अभी तक हम लोग पिछले वीडियो में अवतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब के बारे में पढ़ चुके थे और आज इस वीडियो में उत्तल दर्पण के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए सीधा हम लोग टॉपिक की ओर चलते हैं। देखिए, उत्तल दर्पण कहने का मतलब है कि वैसे प्रकार के दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहेगा, मतलब जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर रहेगा, उस दर्पण का नाम होता है उत्तल दर्पण। जब हम लोग अवतल दर्पण के बारे में बात कर रहे थे तब आपको हम बताए थे कि अवतल दर्पण में 6 पोजीशन होता है जहां पे हम लोग बीम को रख के प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। अब यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें कितना पोजीशन होगा जहां पे हम लोग बीम को रखेंगे और प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे, क्योंकि हमको बीम जो रखना पड़ता है वो बीम हम लोग बाईं साइड रखते हैं, लेकिन इनका पूरा जो पॉइंट होता है, जैसे इसका फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, वो दर्पण के दाईं ओर होता है। तो इधर रखने के लिए हमारे पास कितना पॉइंट्स है, तो एक बार नोटिस कीजिएगा। यहां पे देखिए, जब हम लोग यहां पे बीम को रखेंगे तो एक पोजीशन हो सकता है कि बहुत दूर में रहेगा, मतलब अनंत पे रहेगा। पहला पोजीशन है अनंत पर, मतलब इन्फिनिटी पर। दूसरा पोजीशन क्या हो सकता है, तो अनंत के बाद हमारे पास जो भी यहाँ पे पॉइंट्स है, मतलब जिसका हम नेमिंग कर सकते हैं, वो केवल पोल है। तो दूसरा पोजीशन हो सकता है अनंत और पोल के बीच, अनंत और पोल के बीच, मतलब ध्रुव और इन्फिनिटी के बीच का ये बात हो सकता है। मतलब हम लोग को जब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण के बारे में दिया जाएगा तो ये 2 ही पॉइंट्स पे हम लोग प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे, मतलब ये 2 ही पोजीशन पे बीम को रख के प्रतिबिंब बनाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए पहला केस पे हम लोग बात करते हैं। ये फर्स्ट सिचुएशन, मतलब अनंत पे जब रहेगा तब कैसे प्रतिबिंब बनेगा। और आपको पहले ही बता चुके हैं कि प्रतिबिंब निर्माण के लिए कम से कम 2 परावर्तित किरणों का प्रतिच्छेद होना बहुत जरूरी है, चाहे वो परावर्तित किरण स्वतः प्रतिच्छेद करे या फिर पीछे बढ़ाने के बाद प्रतिच्छेद करे। प्रतिच्छेद करने के बाद ही उसका प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए, थोड़ा इस दर्पण का कुछ अपना गुण है। उत्तल दर्पण का जो ये परावर्तक सतह है वो बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। इस कारण से क्या होता है कि इसका आपतित किरण जैसे ही इस सतह से टकराता है तो ये किरणों को बिखेरने का कार्य करता है। अवतल दर्पण में जस्ट इसका उल्टा होता है। अवतल दर्पण में परावर्तक सतह केंद्र की ओर झुका होता है। देख लीजिए यहाँ पर, ये जो परावर्तक सतह इसका है वो केंद्र की ओर झुका होता है। इस कारण से क्या होता है कि ये किरणों को मिला के एक बिंदु पे परावर्तित करने का कार्य करता है। तो इसमें जब मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आएगी तो किरण आरेख की मदद से आपको ये पता है कि वो फोकस से गुजरती है, लेकिन यहां पे बिखेरने के बाद ये फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। मतलब ये पूरा डायरेक्ट फोकस से नहीं जा रहा है, लेकिन वहां से जाता हुआ प्रतीत होता है। और दूसरा किरण आरेख है कि जब वो मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो पुनः उसी प्रकार से फोकस की ओर गुजरता हुआ प्रतीत होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम परावर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो वह परावर्तित किरण फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होता है। इस प्रकार से अनंत पे रखा हुआ वस्तु का प्रतिबिंब निर्माण हो गया। आपको हम पहले ही बता चुके थे कि प्रतिबिंब निर्माण के बाद आपको ये 3 बात जरूर लिखना है। पहला लिखना है कि उसका प्रकृति कैसा है, दूसरा लिखना है कि उसका स्थिति कैसा है, मीन्स कहां पे है, और तीसरा बात आपको लिखना है कि साइज कैसा है उसका। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रकृति करने का मतलब होता है कि वो प्रतिबिंब कैसा बना हुआ है, आभासी है या वास्तविक है। तो आपको हम पहले बताए थे कि जब परावर्तित किरणें स्वतः कटती है तो वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। लेकिन यहाँ पे परावर्तित किरणें स्वतः नहीं कट रही है, यहाँ पे पीछे बढ़ाने के बाद प्रतिच्छेद होता हुआ नजर आ रहा है, मतलब ये एक आभासी प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतिबिंब होता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतिबिंब होता है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका स्थिति कहां पे, जब प्रतिबिंब बना वो प्रतिबिंब का स्थिति कहां पे, तो वो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, तो फोकस पे, मतलब इसका स्थिति है F पर। उसके बाद साइज कैसा है,
तो अनंत पे रखा हुआ, चाहे वो कितना भी बड़ा बीम हो या कितना भी छोटा बीम हो, वो सभी एक जैसा साइज का प्रतिबिंब बनता है और वो होता है बिंदु साइज का, मतलब बहुत ही छोटा साइज का प्रतिबिंब बनता है। चलिए अब देखते हैं दूसरा केस है अनंत और पी के बीच। अनंत और पी के बीच, चलिए अनंत और पी के बीच कहने का मतलब है कि जब बीम इंफिनिटी और पोल के बीच रखा रहेगा, इंफिनिटी और पोल के बीच में रखा रहेगा, तो प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होगा और वो किस प्रकृति का प्रतिबिंब होगा। तो चलिए देखते हैं। जब हम लोग बीम को इंफिनिटी और पोल के बीच में रखने वाले हैं, कहने का मतलब है कि इधर में से किसी जगह पे बीम रहेगा, तो हम बीम को यहां पे रख देते हैं। ए भी यहां पे एक बीम है। किरण आरेख बहुत जरूरी है, तब प्रतिबिंब का निर्माण हो पाएगा। यदि आपको किरण आरेख नहीं पता है तो प्रतिबिंब का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले पार्ट 1 आप जरूर देखिए, क्योंकि पार्ट 1 में हम किरण आरेख के बारे में बता चुके हैं। अब देखिए पहला जो आएगा इसमें आपतित किरण, वो मुख्य अक्ष के समांतर आएगा। और आपको पता है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है किरणें, तो परावर्तन के पश्चात वो फोकस से गुजरती है या फिर फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो ये ऐसे ही कुछ परावर्तित होगी और ये फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होगा। और दूसरा किरण आरेख इसका हो सकता है, तो वो सीधा वक्रता केंद्र से जा सकता है। देखिए सीधा वक्रता केंद्र से जाएगा। और आपको ये भी बात पता है कि वक्रता केंद्र से जो किरणें जाती है वो पुनः उसी पाथ से वापस हो जाती है, मतलब आपतित किरण का भी मार्ग यही रहता है और परावर्तित किरण का भी मार्ग यही रहता है। इस प्रकार से ये जो किरणें प्रतिच्छेद करती है, परावर्तित किरणें, वो इस जगह पे प्रतिच्छेद करती है। मतलब यहाँ पे ए डैश और बी डैश जो होगा वो ए बी का प्रतिबिंब होगा। अब थोड़ा यहाँ नोटिस कीजिएगा जरा, इस दर्पण में मात्र 2 ही पोजीशन है। पहला तो इंफिनिटी, इसका बात नहीं करते अभी, और दूसरा अनंत और पी के बीच। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बीम रहेगा वो पी और इंफिनिटी के बीच रहेगा, ध्रुव और इंफिनिटी के बीच रहेगा। और उस सिचुएशन में हर बार जो बीम का निर्माण होगा, प्रतिबिंब जो बन जाएगा उसका, वो ए डैश बी डैश के रूप में पी और एफ के बीच ही बनेगा। अब देखिए इसका प्रकृति कैसा है, तो ये स्वतः नहीं कट रहा है, इसको हम लोग पीछे बढ़ाने के बाद प्रतिच्छेद करवा रहे हैं, इसलिए ये आभासी होगा। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतिबिंब होता है। इसके बाद इसका स्थिति कहां पे है, तो ये बीम का जो निर्माण हुआ था, ये बीम का जो प्रतिबिंब निर्माण हुआ था, वो पी और एफ के बीच में निर्माण हुआ था। तो यहां पे इसका स्थिति है पी और एफ के बीच। इसके बाद इसका साइज कैसा है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा बीम से छोटा बनता है। तो ये बीम ए बी है और जो इसका प्रतिबिंब बना है ए डैश बी डैश, वो ए बी से छोटा है, मतलब ये बीम से छोटा बना है, बीम से छोटा। अब थोड़ा इसका जरा खासियत देख लीजिएगा, इसका इंपॉर्टेंस देख लीजिएगा। देखिए बीम चाहे कितना भी दूर रहे, इंफिनिटी से थोड़ा पहले, मतलब इंफिनिटी में रहेगा तो वो बिंदु साइज का बन जाएगा, और दृष्टि क्षेत्र में अगर रहेगा तो वो हमेशा पी और एफ के बीच में बनेगा। और इसी गुण के कारण से इस मिरर का जो यूज है वो गाड़ी में पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इससे बेनिफिट क्या होता है कि कोई भी वस्तु चाहे गाड़ी से जितना भी दूर में रहे, उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो दृष्टि क्षेत्र में बनेगा, और जो गाड़ी चालक है वो उसको आसानी से मिरर में देख सकते हैं। आपको अगर याद हो तो ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण में आपको हम बताए थे कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो हर सिचुएशन के साथ, मतलब पोजीशन बदलने के बाद, जैसे ये हम लोग पोजीशन को चेंज करते हैं, वो 6 पोजीशन में बीम को जैसे जैसे हम लोग सेट करते हैं, प्रतिबिंब का आकार उस तरह बढ़ता भी है, घटता भी है, कभी बहुत बड़ा हो जाता है और कभी बहुत छोटा हो जाता है। इस कारण से इसको अगर हम लोग अवतल दर्पण को अगर साइड मिरर के रूप में अगर हम लोग लगाते हैं तो क्या हो सकता है, तो साइड मिरर के रूप में लगाएंगे तो कभी एकाएक शीशा में जो मिरर लगा रहेगा गाड़ी का, उस मिरर में बहुत बड़ा बीम का प्रतिबिंब बन जाएगा और उसका फिगर भी चालक को अच्छे से नहीं दिखाई देगा। इस कारण से इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में नहीं किया जाता है। अब थोड़ा इन दोनों का उपयोग के बारे में हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए अवतल दर्पण जो होता है वो आपतित किरणों को एक जगह परावर्तित करने का कार्य करता है। इस कारण से इसका जो उपयोग है वो अधिक मात्रा में समांतर किरण पुंज को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो अब देखिए किस किस सिचुएशन में हम लोग समांतर किरण पुंज को प्राप्त करते हैं।
तो पहला अवतल दर्पण का उपयोग के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए अवतल दर्पण में इसका जो उपयोग है वो पहला है टॉर्च, सर्च लाइट। ये टॉर्च और सर्च लाइट में इसका उपयोग अधिक मात्रा में होता है। तो टॉर्च और सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों होता है, अब थोड़ा नोटिस कीजिएगा यहाँ पे। आप ये देखे भी होंगे कि टॉर्च का जो अग्रभाग होता है वो इस तरह का घुमा हुआ रहता है और ये इसके बीच में यहाँ पे प्लास्टिक का ऐसा लेयरिंग होता है और बीच में यहाँ पे बल्ब लगा होता है। तो ये जो लेयर ऑफ प्लास्टिक का चमकता हुआ देखते हैं ये अवतल दर्पण का गुण को प्रदर्शित करता है। मतलब यहाँ पे जो प्रकाश की किरणें निकलती है उस किरणों को समांतर किरण पुंज के रूप में परावर्तित करके एक सरल रेखिया प्रदान करता है, मतलब एक सरल रेखा प्रदान करता है। और यही कारण है कि टॉर्च का लाइट एकदम सीधा मार्ग में हम लोग को दिखाई देता है। जब इसको हम लोग खोल देंगे, ये जो अवतल दर्पण का यहाँ पे ग्लास लगा हुआ है इसको अगर हम लोग खोल देते हैं तो क्या होगा कि टॉर्च का लाइट सीधा ना जाकर के यहीं पे पूरा सामने ही फैल जाएगा और चौड़ा हो जाएगा। दूसरा अवतल दर्पण का जो उपयोग है वाहन में अग्र दीपों में किया जाता है, मतलब इसका हेडलाइट में किया जाता है और सेम काम वहां पर भी है। वहां पर भी किरणों को, जो प्रकाश की किरणें वहां से निकलती है उस किरणों को सरल रेखीय प्रदान करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तीसरा इसका जो उपयोग है अवतल दर्पण का वो दंत चिकित्सक दांतों का बड़ा फिगर देखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब दांत ऐसे भी नॉर्मली बहुत छोटा होता है और दंत चिकित्सक वहां पे हुए होल को, मतलब जो उसमें छेदा या डिफेक्ट होता है उसको देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण एक सिचुएशन में बहुत बड़ा प्रतिबिंब का निर्माण करता है। और चौथा इसका जो उपयोग है वो सोलर भट्ठी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सौर भट्ठी में इसका उपयोग समांतर किरण पुंज को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो अवतल दर्पण होता है वो आपतित किरणें को एक जगह परावर्तित करता है और एक जगह जब परावर्तित करता है तो इस जगह का जो उष्मीय मान होता है, इस जगह का जो तापमान होता है वो बढ़ जाता है। तो सोलर प्लेट में या फिर सौर भट्ठी में इसका बहुत ही बड़ा यूज होता है। उसके बाद इसका उपयोग सोलर कुकर में भी किया जाता है। जैसे जो धूप में रखने के बाद, एक आप सुने भी होंगे कि सोलर कुकर, इसके अंदर में चाय या मैगी रख देने के बाद धूप के मदद से खाना इसमें बन जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हीटिंग कैपेसिटी है और वो समांतर किरणों को जो यहाँ पे परावर्तित करने का कार्य कर रही है वो अवतल दर्पण के द्वारा किया जाता है। तो सोलर कुकर में जो दर्पण का उपयोग होता है वो अवतल दर्पण ही होता है। इसके बाद इसका जो उपयोग है वो सेविंग मिरर के रूप में किया जाता है। मतलब जहां पे सैलून में हम लोग जाते हैं दाढ़ी या बाल बनवाने के लिए, तो वहां पे जो मिरर लगा होता है वो अवतल दर्पण ही होता है। अब रहा उत्तल दर्पण का। देखिए हम यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, हम बोल दे रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा सुन के उसके बाद वीडियो को रोक दीजिएगा और अपने कॉपी में इसको थोड़ा लिखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो में रहेगा तब तक आपका दिमाग में नहीं जाएगा और आप जब इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा और आपका नोट्स भी बन जाएगा। अब देखते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। देखिए उत्तल दर्पण का जो उपयोग है वो अधिकांश साइड मिरर के रूप में ही किया जाता है। साइड मिरर इसलिए क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, इसको हम लोग बहुत ही, इससे बने प्रतिबिंब को आसानी से हम लोग देख पाते हैं, इसलिए इसका जो अधिकतर उपयोग है वो वाहन में पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। तो अभी तक हम लोग उत्तल और अवतल के द्वारा बने प्रतिबिंब का निर्माण देख लिए। अब थोड़ा एक बार यहां नोटिस कीजिएगा, जब हम लोग प्रतिबिंब का प्रकृति, स्थिति और साइज के बारे में बात करते हैं तो अभी तक हम लोग केवल किरण आरेख की मदद से बताते थे, लेकिन अब आगे आगे आप थोड़ा देखिएगा, जैसे जैसे हम लोग टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि बिना किरण आरेख की मदद से भी हम प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और साइज को बता सकते हैं। तो चलिए आगे थोड़ा हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जहां पे चिन्ह परिपाटी पढ़ना है। क्लियर नहीं होगा तो हर बार न्यूमेरिकल बनाते समय आप गलती कर बैठेंगे, तो कोशिश कीजिएगा इस टॉपिक्स को अच्छे तरीके से कवर करने का, क्योंकि यही टॉपिक्स है जो प्लस माइनस की गलती को सुधारने का कार्य करेगा। तो देख लीजिए जरा, ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, ये पिछले कक्षाओं में भी आप अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन वहां पे चिन्ह परिपाटी के नाम से नहीं पढ़े थे। आप मैथ्स में कुछ इस तरह का ग्राफ जरूर पढ़े होंगे, आपको याद भी होगा। देखिए
ये चतुर्थांश के नाम से वहां जरूर पढ़े होंगे। चतुर्थांश कहने का मतलब है कि जब दो एक्सिस आपस में प्रतिच्छेद करता है। तो देखिए इसको बोलते हैं मूल बिंदु, जहां से दूरियां अंकित की जाती है। अब जब हम लोग मूल बिंदु से दाईं ओर चलते हैं तो वहां पे धनात्मक मान लिए थे, और मूल बिंदु से जब अपवर्ड डायरेक्शन की ओर, ऊपर की ओर चलते हैं तो भी मान धनात्मक लेते हैं, और जब हम लोग बाईं ओर चलते हैं तो मान ऋणात्मक लेते हैं, और जब नीचे चलते हैं तो भी मान ऋणात्मक लेते हैं। ये पॉइंट्स आपके दिमाग में एकदम अच्छे तरीके से सेट होना चाहिए, क्योंकि यही पॉइंट्स है जो अवतल और उत्तल दर्पण में, यहां तक कि जब हम लोग लेंस पढ़ेंगे उसमें भी प्लस माइनस के बारे में बताएगा। तो आप देखिए ये जो मूल बिंदु है आपको दर्पण का ध्रुव के रूप में लेना पड़ेगा। मतलब आप कुछ इस तरह का नजर, यहां देखिए अपने दिमाग में कुछ इस तरह का सेट रखिएगा, और इसको जो इधर बना हुआ है इसको अवतल दर्पण के रूप में देखिएगा, और इसको उत्तल दर्पण के रूप में देखिएगा। अब थोड़ा यहां नोटिस कीजिए, जितना भी मान इसका बाईं साइड में आएगा वो सारा मान नेगेटिव में रहेगा, और जितना भी इधर मान दाईं साइड में आएगा वो सारा पॉजिटिव होगा। अब हम लोग बारी बारी से थोड़ा देख लेते हैं अवतल उत्तल दर्पण में कौन कौन सा भाग उसका नेगेटिव होता है और कौन सा भाग उसका पॉजिटिव होता है। तो चलिए यहां पे हम लोग देख लेते हैं बारी बारी से। तो पहले हम देखते हैं अवतल दर्पण का, और उसके बाद देखेंगे उत्तल दर्पण का। आपको ज्यादा परेशानी ना हो इसलिए हम ये चिन्ह परिपाटी का जो भाग था वो यहां पे हम बनाते रहे। अब थोड़ा यहां नोटिस करते रहिएगा, हर बार इधर का जो मान होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, इधर का जो मान होगा हमेशा नेगेटिव होगा। ये ऊपर जब हम लोग जाएंगे तो भी पॉजिटिव होगा, और जब नीचे आएंगे तो मान नेगेटिव होगा। अब देखिए अवतल दर्पण कहने का मतलब जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर होगा। अब ये जो भाग होता है इसको बोलते हैं ध्रुव, और इसका जो मान यहां पे होता है उसको बोलते हैं फोकस, और इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। और आपको पता होगा कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाता है, जिसको r से लिखते हैं, और यहां से यहां तक की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, और इसको f से लिखते हैं। अब देखिए ये जो दूरियां हैं वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी, वो दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर स्थित है। अब थोड़ा नोटिस कीजिएगा कि ये दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर स्थित है, तो चिन्ह परिपाटी क्या बताता है कि बाईं ओर स्थित दूरियों को हम लोग ऋणात्मक में लेते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि अवतल दर्पण में जो फोकस का मान होगा वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव इसलिए क्योंकि अवतल दर्पण में फोकस दूरी दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर स्थित है, और आप दिमाग में सेट करके रखिएगा कि बाईं ओर स्थित दूरियां को हम लोग ऋणात्मक में लेते हैं। और उसके बाद वक्रता त्रिज्या का बात रहता है। वक्रता त्रिज्या भी दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर स्थित है, और फिर से वहां चलते हैं हम लोग, बाईं ओर का जो मान है वो नेगेटिव होता है। देखिए जो बाईं ओर स्थित है उसका मान ऋणात्मक होता है, तो ये वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक है। ये सब बात न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा यूज होगा। न्यूमेरिकल में जब फोकस का मान वहां पे पॉजिटिव 12 मीटर दिया रहेगा, या 14 मीटर दिया रहेगा, या 40 मीटर दिया रहेगा, तो आप बनाते टाइम उसका मान नेगेटिव लेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। अगर उसका वक्रता त्रिज्या प्लस में वहां पे दिया हुआ है तो आप बनाते टाइम में उसको ऋणात्मक मिलेगी, क्योंकि वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण में ऋणात्मक होता है। इसके साथ साथ आप थोड़ा यहां गौर कीजिएगा कि जब हम लोग बीम को रखते हैं वो बीम हमेशा दर्पण के बाईं ओर ही रखते हैं। ये बीम हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, तो इधर जो बीम का दूरी होगा वो बीम दूरी भी हमेशा नेगेटिव ही होगा। इसके बाद बीम का प्रतिबिंब जो बना हुआ था अवतल दर्पण में, वो कुछ प्रतिबिंब इधर बना हुआ था, और एक सिचुएशन में प्रतिबिंब का जो निर्माण हुआ था वो दर्पण के पीछे हुआ था। तो ये फिक्स नहीं है कि प्रतिबिंब का जो दूरी होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ये प्रतिबिंब का दूरी अवतल दर्पण में पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? जब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण दाईं ओर होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि दाईं ओर स्थित दूरियों को हम लोग धनात्मक में लेते हैं, और नेगेटिव तब होगा जब प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर बनेगा। तो बाईं ओर बनेगा इसका मतलब है कि बाईं ओर स्थित दूरियों को हम लोग ऋणात्मक लेते हैं। सेम इसी प्रकार से हम लोग देख लेते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल कहने का मतलब है जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहेगा, मतलब कुछ इस प्रकार का रहेगा। अब देखिए जब परावर्तक सतह इसका उठा है
तो ये इसका पोल होगा और ये फोकस है और ये इसका वक्रता केंद्र है। मतलब यहां से यहां तक की दूरी को फोकस दूरी बोलेंगे और यहां से इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जितना भी दूरी हम लोग अंकित करेंगे, दर्पण हो या फिर लेंस, वो सभी जगह में दूरियां ध्रुव से ही अंकित की जाती है। इसलिए हम लोग जितना भी दूरी यहां से लेंगे वो ध्रुव से ही लेंगे। तो ध्रुव से ये वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, जिसको आर से लिखते हैं। अब थोड़ा यहां नोटिस कीजिएगा कि फोकस और वक्रता त्रिज्या ये दोनों दर्पण के दाईं ओर स्थित है। दाईं ओर स्थित है, इसका मतलब ये होता है कि सभी दूरियां जो दाईं ओर स्थित है वो धनात्मक में होगा। इसका मतलब उत्तल दर्पण में ये जो फोकस है वो धनात्मक होगा। इसका जो आर मतलब वक्रता त्रिज्या है वो उसका भी मान धनात्मक होगा। ये आर भी दाईं ओर स्थित है, एफ भी दाईं ओर स्थित है और दाईं ओर स्थित दूरियां का जो मान है वो धनात्मक में होता है। इसके बाद आप नोटिस कीजिएगा, अभी हम पढ़े कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। जब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण हम लोग देख रहे थे तो आप ये भी बात नोटिस किए होंगे कि बीम को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। तो बीम को जब हम लोग दर्पण के बाईं ओर रखते हैं तो बाईं ओर स्थित दूरियां ऋणात्मक में होता है। मतलब ये जो बीम दूरी होगा उत्तल दर्पण में वो भी ऋणात्मक होगा। इसके बाद प्रतिबिंब दूरी का बात आता है। प्रतिबिंब दूरी कहने का मतलब कि प्रतिबिंब दर्पण से किस ओर बना है और कितना दूरी पे बना है। तो उत्तल दर्पण में आप नोटिस किए थे कि जब भी प्रतिबिंब बना था, एक सिचुएशन था अनंत पे, वो बना था फोकस पे, और था एक दूसरा सिचुएशन अनंत और पोल के बीच, अनंत और ध्रुव के बीच में, तो वो बना था पी और एफ के बीच में। मतलब दोनों सिचुएशन में जो प्रतिबिंब का निर्माण हुआ था उत्तल दर्पण में वो दर्पण के दाईं ओर हुआ था। अब थोड़ा नोटिस कीजिएगा चिन्ह परिपाटी के इस फिगर पे जो भी दूरियां दाईं ओर होती है वो पूरा का पूरा मान धनात्मक में होता है। मतलब बीम दूरी यहां ऋणात्मक होगा, लेकिन प्रतिबिंब का दूरी ये फिक्स है कि वो धनात्मक होने वाला है। अब इसमें थोड़ा एक बार नोटिस कर लीजिएगा कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक, वक्रता त्रिज्या धनात्मक, लेकिन अवतल दर्पण में फोकस का जो मान है वो ऋणात्मक और वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक होता है। अब जब न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे और उत्तल दर्पण दिया रहेगा तो उत्तल दर्पण में अगर फोकस का मान ऋणात्मक दिया रहेगा तो उसको हम लोग धनात्मक लेंगे। अगर वो मान प्लस माइनस में दिया हुआ, आर का मान अगर माइनस में दिया हुआ है तो उसको हम प्लस में लेंगे। और इस बात को नोटिस कर लीजिए और बढ़िया से इसको अपने कॉपी में उतार लीजिएगा और इसको लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद आप आसानी से न्यूमेरिकल को बना सकते हैं। अब चलिए देखते हैं हम लोग थोड़ा दर्पण सूत्र क्या होता है। देखिए दर्पण सूत्र ही है जो आपको न्यूमेरिकल की ओर रुख करवाता है। मतलब ये न्यूमेरिकल का पहला स्टेज है। अब यहाँ पे बहुत सारा वेरिएबल भी यूज होने लगेगा। अब थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर भी बहुत सारा वेरिएबल आ चुका है। जैसे अभी आया था सी, हम तो पहले बता चुके हैं लेकिन आपको कोई परेशानी ना हो इसलिए हम एक बार फिर से बता देते हैं। सी एक बार आया था। सी का मतलब होता है वक्रता केंद्र, और आता है आर, आर का मतलब होता है वक्रता त्रिज्या। फिर आता है एफ, एफ का मतलब होता है फोकस दूरी। अब इसके बाद कुछ नया नया वेरिएबल भी आएगा। जैसे आएगा यू, यू आएगा, इसका मतलब होता है बीम दूरी। ये नोटिस कीजिएगा, यू का मतलब होता है बीम दूरी। और एक आएगा भी, भी का मतलब होता है प्रतिबिंब दूरी। ये बीम दूरी और प्रतिबिंब दूरी को, बीम दूरी यू और प्रतिबिंब दूरी को भी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद एक आएगा एच डैश, एच डैश का मतलब होता है प्रतिबिंब का ऊंचाई, प्रतिबिंब का ऊंचाई। ये प्रतिबिंब का जो ऊंचाई होगा वो एच डैश से रिप्रेजेंट किया जाएगा। उसके बाद एच से जो रिप्रेजेंट किया जाएगा वो बीम का ऊंचाई रहेगा, बीम का ऊंचाई रहेगा। तो ये कुछ वेरिएबल है जो न्यूमेरिकल में बहुत बार आएगा और आप कंफ्यूज ना करें इसलिए कोशिश कीजिएगा ये सारा वेरिएबल का नाम भी आपको पता होगा कि किसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब चलिए देखते हैं दर्पण सूत्र क्या होता है। तो ये बोर्ड तो थोड़ा छोटा है इसलिए हमको बार बार मिटाना पड़ जा रहा है। आप कोशिश कीजिएगा जो पॉइंट्स आपको ना समझ में आया हो उसको आप वीडियो को रोक देंगे, एक बार और देख लेंगे। अगर फिर भी ना समझ में आया हो तो आप कमेंट जरूर करेंगे, हम पुनः उसको बताने का प्रयास करेंगे। अब देखिए दर्पण सूत्र का मतलब क्या होता है। दर्पण सूत्र
सूत्र से तो पता लग गया कि एक ऐसा फॉर्मूला होगा जो दर्पण से रिलेटेड होगा, मतलब मिरर से रिलेटेड होगा। मतलब ये एक ऐसा समीकरण है जो दर्पण में दर्पण के फोकस दूरी, बीम दूरी और प्रतिबिंब दूरी के बीच में एक संबंध को दर्शाता है। मतलब दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। यहां पे फोकस दूरी दिया रहेगा, प्रतिबिंब दूरी दिया रहेगा और बीम दूरी दिया रहेगा, और इनमें से कोई दो मान दिया रहेगा तो तीसरा आपको निकालने के लिए भी बोला जाएगा। तो इसका डिफिनेशन भी आप ध्यान दीजिएगा। वैसे प्रकार के समीकरण जो दर्पण के फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी और बीम दूरी के बीच में संबंध को दर्शाता है, तो उस समीकरण को हम लोग बोलते हैं दर्पण सूत्र। तो ये एक समीकरण है जिसका नाम है दर्पण सूत्र। अब देखिएगा, जब हमको यहाँ पे फोकस दूरी निकालने के लिए बोला जाएगा तो 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। अब f का मान अगर आप शॉर्टकट में तुरंत निकालना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, f बराबर v प्लस u बाय vu। ये जो मान है, ये मान जस्ट इसको अपोजिट कर दीजिए और उल्टा होगा uv बाय v प्लस u। और जब हमको v निकालने के लिए दिया जाएगा तो आप ये प्लस में इसको माइनस में कर दीजिए, तो हो जाएगा 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। और सेम इसी तरह का जब आपको u निकालने के लिए बोलेगा तो 1/u बराबर हो जाएगा 1/f माइनस 1/v। ये बहुत बार उपयोग होगा, इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि ये फॉर्मूला को लर्न कर ले, और ये फॉर्मूला लर्न करने के बाद साइन कन्वेंशन को भी थोड़ा दिमाग में रखिएगा। अब आगे देखिए, अभी तक हम लोग जब प्रतिबिंब निर्माण पढ़ रहे थे तो प्रतिबिंब निर्माण में किरण आरेख की मदद से हम लोग पता लगाते थे कि प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा, प्रकृति कैसा होगा और उसका स्थिति कैसा होगा। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल बनाइएगा तो न्यूमेरिकल बनाते टाइम आपको किरण आरेख नहीं दिया रहेगा, फिर भी वहां पे पूछा जाएगा कि प्रतिबिंब का प्रकृति बताओ, प्रतिबिंब का स्थिति बताओ, उसका ऊंचाई बताओ। तो देखिए, किरण आरेख के बिना भी हम प्रकृति बता सकते हैं। तो प्रकृति बताने के लिए आपको एक टॉपिक ध्यान में रखना है और वो है आवर्धन। ध्यान दीजिए, आवर्धन कहने का मतलब क्या होता है। देखिए, आवर्धन का मतलब क्या होता है, इसका इंग्लिश में बोलते हैं मैग्निफिकेशन। ये यह दर्शाता है कि दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब बीम से कितना बड़ा है और कितना छोटा है। तो ये एक मान होता है जिसके मदद से हम ये बता सकते हैं कि प्रतिबिंब कितना बड़ा और कितना छोटा है। मतलब ये एक सिंपल अनुपात है। किसका अनुपात है ये? तो इसको m से लिखते हैं और ये प्रतिबिंब की ऊंचाई और बीम की ऊंचाई का अनुपात होता है। जो m का मान होता है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बीम की ऊंचाई के अनुपात को कहा जाता है। मतलब आवर्धन किसी दर्पण के बड़े प्रतिबिंब और बीम के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है, और इसका मान -v/u के भी बराबर होता है। अब थोड़ा यहां नोटिस कीजिएगा m के वैल्यू पे, क्योंकि ये जो m है ना, यही है कि वो आपको दर्पण के द्वारा बने हुए प्रतिबिंब की विशेषताओं को बताएगा। वो कितना बड़ा है, कितना छोटा है, किस प्रकृति का है, वो सारा मान, वो सारा जो भी गुण है वो m में ही छुपा रहेगा। तो आप m पे फोकस कीजिएगा। देखिए, अगर आप बनाइएगा और m का मान अगर पॉजिटिव आ जा रहा है, m का मान अगर प्लस में आ जा रहा है, तो m का मान प्लस में आ रहा है, इसका मतलब है कि वो प्रतिबिंब आभासी है, आभासी बना हुआ है। और आभासी जैसे बात करते हैं, इसका मतलब है कि वो सीधा है। अब जैसे ही m का मान नेगेटिव में आता है, तो इसका मतलब है कि वो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, और वास्तविक है इसका मतलब है उल्टा है। तो आप ये प्रकृति समझ गए। जैसे ही आपका मान m का मान पॉजिटिव आया, m का मान जैसे प्लस में आ रहा है, तो m का मान प्लस में आ रहा है, अर्थात ये क्या हो रहा है कि वो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। अगर m का मान नेगेटिव आ रहा है, ऋणात्मक, तो ऋणात्मक मान आएगा, तो उसका मतलब है कि ये वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तो प्रतिबिंब का प्रकृति तो समझ में आ गया। अब साइज कैसे पता लगाएंगे? तो देखिए, अगर m का मान 1 आता है, 1 पूरा 1 आता है, अगर m का मान 1 आता है, इसका कहने का मतलब है कि ये प्रतिबिंब का जो ऊंचाई होगा, प्रतिबिंब ऊंचाई वो बीम के ऊंचाई के बराबर होगा। प्रतिबिंब ऊंचाई बीम के ऊंचाई के बराबर होगा। यहां हम शॉर्ट में लिख दी क्योंकि जगह नहीं था। तो जब m का मान 1 आएगा तो इसका मतलब है
प्रतिबिंब का ऊंचाई बीम के ऊंचाई के बराबर होगा। अब देखिएगा m का मान अगर 1 से कम आए, 1 से कम, अगर m का मान 1 से कम आ रहा है, हम सॉल्व किए और m का मान आ गया 0.1 या आ गया 0.8 या आ गया 0.9, मतलब 1 से कम आ रहा है। तो जब m का मान 1 से कम आएगा इसका मतलब होता है कि प्रतिबिंब का जो ऊंचाई है वो प्रतिबिंब का ऊंचाई बीम से छोटा है, बीम से छोटा है। इसके बाद देखिए अगर m का मान 1 से बड़ा आता है, 1 से बड़ा, अगर m का मान 1 से बड़ा आ रहा है इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब का ऊंचाई है वो बीम से बड़ा है, इसका मतलब होता है बीम से बड़ा, बीम से बड़ा। ये जितना भी पॉइंट्स अभी हम यहां पे लिखे, आप कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को पहले रोके और उसके बाद ये सारे पॉइंट्स को अपने कॉपी में उतारने का कोशिश कीजिएगा। ये जो पॉइंट्स m का है, m का ये 1 से बड़ा, 1 से छोटा या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा उपयोग होगा। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं, आप कोशिश कीजिएगा ये सारे पॉइंट्स को अच्छे तरीके से कवर करने का। नेक्स्ट वीडियो में हम केवल न्यूमेरिकल का ही बात करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर करने का।